ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल जब मैंने द फ्लैश का रिव्यू किया था हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर, उसमें मैंने जैसा कि कहा था आज की इस वीडियो में हम द फ्लैश की जो बेसिक थीम है, वो फिल्म जो कहने का प्रयास करती है, उसका जो मैसेज है, फिलॉसफी है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मुझे उसकी फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो फिल्म जो कहने का प्रयास करती है, अभी देखिए कुछ दिन पहले ही स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म की जो थीम थी, वो फिल्म जो कह रही थी, उससे मुझे द फ्लैश की थीम एग्जैक्टली अपोजिट लगी। दोनों में बिल्कुल एक विरोधाभास हमें दिखाई देता है। हालांकि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स अभी समाप्त नहीं हुई है, अगले वर्ष उसका एक और पार्ट आने वाला है। अभी ये अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जहां पर जाकर समाप्त होती है, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बीच में ही फिल्म को बंद कर दिया हो। तो अब आगे वे किस कंक्लूजन पर उसे लेकर के जाएंगे वो अभी हमें नहीं पता है। पर जितना अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में मैंने देखा, या जिस प्रकार से वो कैरेक्टर्स को जो टोन उन्होंने दिया है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि द फ्लैश की थीम मुझे बिल्कुल अपोजिट लगी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से, और मुझे फ्लैश की थीम पसंद आई है। फिलोसॉफी की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लेते हैं। वैसे ये कोई स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं है, पर संक्षेप में बात करना ठीक रहेगा। देखिए, फिल्म की शुरुआत में ही वर्तमान के समय में है फिल्म। यहाँ पर बैरी एलन यानी फ्लैश बैटमैन और वंडर वुमन के साथ में मिलकर एक बैंक रॉबरी को रोकता है। बैटमैन यानी बेन एफ्लेक वाला वर्जन अभी वर्तमान के समय में है, और ये बैंक रॉबरी रोकने के बाद में फिर वो अपने पिता के साथ में रात को बात करता है। उसके पिता एक झूठे आरोप में पत्नी की हत्या के, यानी बैरी की माँ के हत्या के झूठे आरोप में उसके पिता जेल में कई वर्षों से बंद है, और वो अपने बेटे के साथ में बात कर रहे होते हैं। उसे एकदम से बचपन की सारी जो बातें हैं वो उसके स्मरण में आ जाती है। वो अपने पुराने घर की तरफ भी वो जाता है, और एकदम से वो भावुक हो जाता है। फिर वो गुस्से में आकर दौड़ने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और ऐसे में फिर उसके सुपर पावर्स के कारण वो थोड़ा सा समय में पीछे जाता है। तो फिर वापस वो अभी वर्तमान में आकर बैटमैन को, यानी बेन एफ्लेक वाला जो वर्जन है, उससे वो बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैं दौड़ते जा रहा था और समय में मैं पीछे चला गया। तो बैटमैन वहाँ पर उससे बहुत सुंदर एक बात कहता है कि देखो, समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो हो गया सो हो गया। और जो कुछ हमारे जीवन में पास्ट में जो घटनाएं हुई है, जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आई है, उनके कारण ही आज हम जो है सो है। उन कठिनाइयों के कारण ही, उन कष्टों के कारण ही। और इस प्रकार से पास्ट में जाकर समय या कुछ घटनाओं के साथ में छेड़छाड़ करने के कुछ बहुत ही भयावह परिणाम हो सकते हैं। ये बात बैटमैन उसे समझाता है, पर फ्लैश नहीं समझता है। और फिर वो जाता है समय में पीछे, उस दिन जाता है जिस दिन उसकी माँ की हत्या हुई थी। अब उस दिन हुआ ये था कि उसकी माँ को टोमेटो प्यूरी की कैन चाहिए थी, कुछ बनाना था। तो वो अपने पति को, यानी बैरी के पिता को, सुपरमार्केट बेचती है कैन लाने के लिए, और उसी समय उसकी माँ की हत्या हो जाती है। अब ये हत्या किसने की है ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। पूरी फिल्म में कहीं पर भी वो सीन उन्होंने नहीं दिखाया, यानी ओपन एंडिंग रखी है। अब वो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसके पिता ने ही आकर वो हत्या की हो माँ की, या मतलब कुछ उन्होंने बताया नहीं है क्या हुआ था उस दिन या क्या नहीं। और ये भी मन में संशय आता है कि भाई एक टोमेटो प्यूरी की कैन घर में पहले से थी, तो माँ दूसरी कैन लाने के लिए क्यों भेजती है। तो काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ पर हमारे मन में आते हैं, पर उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक उत्तर फिल्म में नहीं दिया गया। और साथ में ये भी फिल्म में बताया कि माँ उसी दिन सुबह सुपरमार्केट में गई थी, पर वो टोमेटो प्यूरी की कैन लाना भूल गई थी, ये बताया है। तो फिर बैरी सुबह के समय में वापस जाता है जब माँ सुपरमार्केट गई हुई थी, और जिस ट्रॉली में सामान उसकी माँ ले जा रही होती है उसमें वो टोमेटो प्यूरी की कैन रख देता है। अब इस कारण से आगे की टाइमलाइन पूरी बदल जाती है। हालांकि आगे जाकर ये कहा है कि जब भी समय में पीछे जाकर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उससे उस टाइमलाइन में बदलाव नहीं होता, तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है। अब जिस भी टाइमलाइन में बदलाव हुआ, हमें आगे जाकर फ्यूचर में बदलाव हुआ दिखता है। अब ये बदलाव करके टोमेटो प्यूरी की कैन माँ की ट्रॉली में रखने के बाद में जब बैरी वापस अपने वर्तमान के समय में आ रहा होता है, उस समय जब उस समय की धारा में दौड़ रहा है, उस समय एक ट्रैवलर और वहाँ पर होता है जो बिल्कुल डार्क काली ऐसी आकृति केवल उसकी मनुष्य की तरह दिखाई देती है। कौन है वो चेहरा उस समय उन्होंने रिवील नहीं किया है। वो बैरी को रोक लेता है बीच में ही, पूरा उसे पीछे अभी वर्तमान में नहीं जाने देता, और 2013 में उसे रोक लेता है। अब 2013 में जब बैरी आता है तो वो देखता है कि उसने जो चेंज किया था उसके बचपन के समय में, वो चेंज बराबर उसके परिणाम अभी उसे दिख रहे हैं। उसकी माँ अभी 2013 में जीवित होती है, और वो 2013 के उसके खुद के वर्जन को भी मिलता है। और उस दिन जाकर, मतलब 2013 में वो उस दिन पीछे गया था जिस दिन उसे
वो बिजली उसके ऊपर गिरने से उसमें शक्तियाँ आई थी। अभी उसका जो 2013 का वर्जन है, सुबह का समय है, उसे वो शक्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वो सब कुछ वहाँ पर समझाता है, फिर वो जो कुछ बिजली गिरनी थी वो सब कुछ वो करवाता भी है, पर उस चक्कर में जो अभी का वर्तमान का बैरी है उसकी शक्तियाँ चली जाती है और 2013 का जो बैरी है वो बिल्कुल ही इमेच्योर उसको दिखाया है, बचकाना उसका स्वभाव है, तो उसमें शक्तियाँ आ जाती है। अब इसके काफ़ी कुछ ऐसे फनी सीन वगैरह उन्होंने दिखाए हैं। और देखिए 2013 का जो वर्जन है उसको बचकाना उन्होंने दिखाया है, वो उतना मैच्योर नहीं है। उसके पीछे रीज़न यही है कि उसकी मतलब अभी वर्तमान की बैरी के बचपन में जो एक बहुत उसकी माँ की मृत्यु जैसी एक दुखद घटना हुई थी, उस कारण से वो उतना उसका मन दृढ़ हुआ है या उतना स्ट्रांग है वो। पर उसके जो 2013 वाला वर्जन है उसके जीवन में ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं आई है। उसकी माँ है, लाड़ प्यार में बड़ा हुआ है, इस कारण से एक बचकाना स्वभाव उसका वहाँ पर दिखाया है। इस पर हम आगे आएंगे, फिलोसॉफी वाले बात जगह पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी 2013 वाले बैरी में शक्तियाँ आ गई है, पर तभी उन्हें जनरल जॉड का वो एक ब्रॉडकास्ट दिखाई देता है टीवी पर। उसने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है और वो सुपरमैन से उसको शक्तियाँ वगैरह चाहिए जो भी है। अब जनरल जॉड से लड़ने के लिए फ्लैश के अलावा और दूसरा कोई भी सुपर हीरो उस समय में नहीं है। वंडर वुमन नहीं है, एक्वामैन नहीं है, साइबॉर्ग नहीं है, सुपरमैन नहीं है, अब केवल बैटमैन है, ऐसा अभी वर्तमान के बैरी को पता चलता है। तो वो उसके वेन मैनर में जो उसका कुछ बहुत भव्य ऐसा जो भी है उसकी हवेली वगैरह जो भी कही है, तो वहाँ पर वो जाते हैं। अब जो 2013 के समय में जो बैटमैन है वो बेन एफ्लेक नहीं है, माइकल कीटन है। मतलब अभी वर्तमान में उसके साथ में जो बैटमैन था वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस समय में। जो बैटमैन है वो भी रिटायर हो चुका है, क्राइम से लड़ना उसने छोड़ दिया है, वो उन्हें वहाँ पर मिलता है। बाकी तो कोई सुपर हीरोज वहाँ पर है ही नहीं। अब इसके बाद में वो उसको तैयार करते हैं माइकल कीटन वाले बैटमैन को लड़ने के लिए। फिर नासा का एक्सेस, नासा के डेटा का एक्सेस ब्रूस वेन के पास में यानी माइकल कीटन वाले वर्जन के पास में होता है, और वहाँ पर बैरी टोंड भी मारता है कि भाई अमीर आदमी है, इनका क्या कहना है, इनके पास में नासा का डेटा वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो उस नासा के डेटा से उन्हें पता चलता है कि क्रिप्टोनियन पॉट सर्बिया में, रशिया में है, उनको डिटेक्ट होता है। तो सब वहाँ पर जाते हैं रशिया में, वहाँ की जो सीक्रेट फैसिलिटी है, जेल वगैरह जो भी हो, वो वहाँ पर वो अंदर जाते हैं सुपरमैन की खोज के लिए कि भाई सुपरमैन मिल जाएगा तो जनरल जॉड से लड़ने में आसानी होगी। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई सुपरमैन नहीं है पर एक लड़की है वहाँ पर, और वो उसको बचाकर जैसे तैसे बाहर लेकर के आते हैं। काफ़ी सारी जो रशियन आर्मी के लोग होते हैं वहाँ पर, उनसे लड़ाई भी वगैरह भी होती है। बाहर आने के बाद में वो लड़की जब सूर्य प्रकाश में आती है तो वो एकदम से चार्ज हो जाती है, और वहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस है ना वो सच में काफ़ी ज़बरदस्त था। और फिर सुपर गर्ल उनके साथ में जुट जाती है, बैटमैन भी है। अभी वो सारे मिलकर फिर जनरल जॉड से लड़ने के लिए जाते हैं, और उस लड़ाई में फिर बैटमैन और वो सुपर गर्ल उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब ये देखकर बैरी और 2013 वाला बैरी वो दोनों फिर से 15 मिनट समय में पीछे जाते हैं और बैटमैन और सुपरगर्ल को फिर से जीवित करते हैं उस लड़ाई में, जनरल जॉड वाली। पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर से बैटमैन और जो सुपरगर्ल है उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। वो फिर से 15 मिनट पीछे जाते हैं, पर तब फिर जो वर्तमान वाला बैरी है उसे समझ में आता है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं समय के साथ छेड़छाड़ या जो बदलाव, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है प्रारब्ध की, भाग्य की, जिनको नहीं बदला जा सकता। पर 2013 वाला बैरी जो बचकाना है उसे ये बात समझ में नहीं आती है, और फिर वो दौड़ते जाता है बार बार कई बार वो ट्राई करता है समय में पीछे जाकर, पर बैटमैन और सुपरगर्ल को वो नहीं बचा पाता। पर अभी भी वो ये बात समझ नहीं रहा जो वर्तमान का बैरी समझ गया है। अब इतने में वो ट्रैवलर जिसने वर्तमान के बैरी को 2013 के समय में रोक लिया था बीच में ही समय की धारा में, वो ट्रैवलर वहाँ पर सामने आ जाता है, और पता चलता है कि वो ट्रैवलर और कोई नहीं तो जो 2013 वाला बचकाना जो बैरी है जो अभी दौड़ रहा है बैटमैन और सुपरगर्ल को बचाने के लिए, उसका ही ओल्ड वर्जन है, उसका ही वृद्ध वर्जन वहाँ पर हमें दिखाई देता है। और वो अभी भी दौड़ ही रहा है, अभी भी वो उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, समय की धारा को, सब कुछ जो कुछ हुआ है गलतियाँ वो सब मैं पीछे जाकर ठीक कर दूंगा, और वो अभी भी उसी समय की धारा में दौड़ रहा है। अब इसके बाद में फिर वो अभी वर्तमान वाला बैरी उसको काफ़ी समझाता है कि भाई ये सही नहीं है। जैसा कि बेन एफ्लेक वाले बैटमैन ने उसे बताया था कि समय के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें होती है उनको उनके हाल पर जैसी वो हुई है वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। पर जो ओल्ड
बैरी है, डार्क ट्रैवलर, वो नहीं मानता और वो हमला करने के लिए आगे आ जाता है। तो 2013 वाला जो बैरी है, जो अभी तक बचकाना था, पर अचानक से उसे ये काफ़ी वो मैच्योर हो जाता है और वो बीच में आकर खुद का बलिदान दे देता है और उसकी 2013 वाले बैरी की मृत्यु हो जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसका जो ओल्ड वर्जन है वो भी हवा में गायब हो जाता है। अब इसके बाद में जो वर्तमान वाला बैरी है वो सब कुछ ठीक करने का निर्णय लेता है। उसने जो टोमेटो प्यूरी की कैन माँ की ट्रॉली में सुपरमार्केट में रखी थी, वो फिर से उस समय में जाता है और वो टोमेटो प्यूरी की कैन उठाकर फिर से जो भी रैक थी उसमें वो रख देता है। वहाँ पर एक काफ़ी भावुक सीन भी है, काफ़ी आंखों में उसके अश्रु आते हैं, पर समय के साथ छेड़छाड़ करने के बहुत भयावह आगे परिणाम होने वाले, इसलिए उसका ये करना भी आवश्यक था। एक लार्जर गुड के लिए, ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए उसको ये बलिदान देना भी आवश्यक था। पर एक वो चेंज करता है फिर भी उस टाइम, जो भी टाइमलाइन है उसमें एक वो चेंज करता है। वो कैमरा की तरफ ऊपर देखता है, ऊपर वो देखता है सीसीटीवी में, और फिर वर्तमान में जब वो आता है तो वो सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और फिर वो जो कुछ भी वो जो कैमरा की तरफ ऊपर देख रहा है उसको एडिट वगैरह करके वेन एंटरप्राइज के द्वारा उसकी जगह पर उसके पिता का चेहरा वगैरह लगाकर कोर्ट में दिखाया जाता है कि भाई देखो, उसके पिता सुपरमार्केट में ही थे, अभी तक जो फुटेज थी उसमें उसके पिता का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, पर अभी दिख रहा है, देख लीजिए। और उसके पिता निर्दोष बरी हो जाते हैं। पर ये एक जो चेंज बैरी करता है पीछे जाकर, उस कारण से अभी वर्तमान के समय का जो बैटमैन है वो बदला हुआ हमें दिखाई देता है, उसका अलग ही चेहरा है। यानी बेन एफ्लेक अभी वर्तमान की टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसका जो दांत टूटा था, हमने देखा था जब वो शक्तियाँ 2013 वाले वर्जन को दिलाने के लिए वो गए थे लैब में, बिजली गिरने वाला सीन 2013 वाला, वहाँ पर उसका दांत टूटा था। अभी वर्तमान के बैरी का वो भी टूटा हुआ हमें दिखाई देता है। यानी इतना सब कुछ हुआ, फिल्म के एंडिंग में उसको ये बात समझनी चाहिए थी कि भाई नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए थी भूतकाल में, पर पिता को बचाने के लिए फिर भी वो छेड़छाड़ कर ही देता है। मतलब वो टोमेटो प्यूरी की कैन तो उठाकर रख देता है माँ की ट्रॉली से, पर पिता को बचाने के लिए फिर से वो छेड़छाड़ करता है और उसके चेंजेस अभी वर्तमान में फिर से हम देखते हैं। तो ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब देखिए, फिलोसॉफी की अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का उदाहरण दिया था, वहाँ पर देखिए जो माइल्स मोरेलिस का कैरेक्टर है उसको जब पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु होने वाली है, तो अपने पिता को बचाने के लिए वो मिगेल ओहारा और उसकी स्पाइडरमैन्स की हजारों स्पाइडरमैन्स की जो टीम उसने बनाकर रखी है मिगेल ओहारा ने, उन सब के अगेंस्ट माइल्स मोरेलिस जाता है अपने पिता को बचाने के लिए कि भाई मेरा कर्तव्य है अपने पिता को बचाना। हालांकि मिगेल ओहारा उसको बता रहा है कि भाई इस प्रकार से समय के साथ छेड़छाड़ समय की धारा में नहीं करनी चाहिए, उसके बहुत भयावह परिणाम आगे जाकर देखने को मिलेंगे। पर माइल्स मोरेलिस वो नहीं समझता है और मिगेल ओहारा की बात नहीं मानता। पर यहाँ पर देखिए, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में, उस एनिमेटेड फिल्म में मिगेल ओहारा का जो कैरेक्टर है उसको निगेटिव शेड उन्होंने दी है। मतलब जो बात यहाँ पर द फ्लैश में बेन एफ्लेक बता रहा है वो पॉजिटिव वे में दिखाया है बेन एफ्लेक को वो बात बोलते हुए, और एंडिंग में द फ्लैश को वो बात समझ में भी आती है, बराबर ना। और वो कई अलग अलग प्रकार से उसको ये सिद्ध भी किया है कि मतलब माँ के कैरेक्टर के माध्यम से या पिता को बचाने के लिए भी जो वो बदलाव करता है उसके भी परिणाम आगे जाकर हम भयावह देखते हैं। या फिर जो माइकल कीटन वाला बैटमैन हो या सुपर गर्ल हो, उनको भी नहीं बचाया जा सकता। ऐसे कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के माध्यम से फ्लैश में ये उन्होंने दिखाया है कि भाई पास्ट में छेड़छाड़ करना सही नहीं है, जो होने वाला है प्रारब्ध भाग्य उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। द फ्लैश में ये दिखाया है। और बेन एफ्लेक का जो बैटमैन शुरुआत में बताता है उसको पॉजिटिव वे में दिखाया है। पर यहाँ पर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में मिगेल ओहारा भी वही बात कह रहा है, पर उसको निगेटिव शेड दी है। और माइल्स मोरेलिस वो अपने पिता को बचाना चाहता है, उसको पॉजिटिव शेड है, वो एक हीरो की तरह वहाँ पर उसको उन्होंने दिखाया है। अभी तक तो मतलब जहाँ तक अक्रॉस द स्पाइडरवर्स समाप्त हो रही है वहाँ तक भी उसको कोई निगेटिव शेड उन्होंने नहीं दिया माइल्स मोरेलिस को। हो सकता है कि अगले पार्ट में कुछ चेंज हमें अलग देखने को मिले, तो पता नहीं। पर जो बात द फ्लैश कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कुछ मित्रों के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई फिर पुरुषार्थ की बात ही क्या रही फिर? सब कुछ भाग्य के आधार पर ही छोड़ देना है, फिर ये तो फिर निकम्मा होना हो गया, ये तो पुरुषार्थहीन होना हो गया। फिर पुरुषार्थ का मतलब ही क्या रहा? हम कहते हैं कि भाई भाग्य तो हमारे हाथ में, हम अपना नसीब लिखेंगे, हम अपना भाग्य लिखेंगे। और पुरुषार्थ तो हमारी संस्कृति भी कहती है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमें पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति भी कहती है।
पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म बात है कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि हमारा जो कर्तव्य है वो हम अपना 100% देकर पूर्ण करें। बराबर, हम जब विद्यार्थी काल में होते हैं तो एक शिक्षा में हम अपना 100% दें। हम जब एक पुत्र के रूप में जो हमारा कर्तव्य है उसमें हम अपना 100% दें। उसके बाद पति के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में या पिता के रूप में, जो भी हमारे कर्तव्य हमारे जीवन में आते जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उन सब को हम 100% हर जगह पर अपना दे, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। परंतु भाग्य क्या है? जो उसका फल मिलने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम अपना कर्तव्य 100% अपना देकर पूर्ण करें, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पर उस कर्तव्य का, उस कर्म का जो फल आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें प्रारब्ध पर ही छोड़ना पड़ता है। यही बात, यही कर्मयोग है। और यही कर्मयोग की बात भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। हमारा कर्तव्य केवल भाई कर्म करते रहना है, अपना कर्तव्य हमें पूरा करना है, उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी। अपना 100% हम हर जगह पर दे, पर अगर फल की इच्छा हम रखेंगे तो वो दुख ही देगी आगे जाकर, क्योंकि हर बात अपने हमारे मन के अनुसार नहीं होती संसार में। स्वाभाविक सी बात है, इच्छाएं तो हमारी कई सारी होती है। ये भी होना चाहिए, ये बात ऐसी होनी चाहिए, वो बात ऐसी होनी चाहिए, इसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बेटे को ऐसा बोलना चाहिए, मित्र को ऐसा बोलना चाहिए, पड़ोसी को ऐसा बोलना चाहिए, बॉस को ऐसा बोलना चाहिए। इच्छाएं तो कई सारी होती है, पर सब हमारे मन के अनुसार तो होता नहीं। तो हमारा काम क्या है कि भाई हम अपना कर्तव्य करें, दूसरों को क्या करना है वो क्यों हम अपना सिर खपाए वहां पर। हम अपना देखें, दूसरों के बारे में सोचना या फिर जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल ऐसा ही मिलना चाहिए, ये गांठ बांध कर रखना, ये मूर्खता है। हमारा कर्तव्य, हमारा काम है केवल पुरुषार्थ करना, अपना कर्तव्य पूरा करना, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब फल की इच्छा हम रखते हैं तभी दुख मिलता है। और ये हर जगह पर आप सूक्ष्मता से कभी सोच कर देखना, जब हम फल की इच्छा रखते हैं तभी दुख मिलता है। जैसे कि अब उदाहरण के लिए देना हो तो जब हम ये सोचिए कि भाई हमारे बच्चे हैं, वो आगे जाकर बहुत हमारा कुछ ध्यान रखेंगे बुढ़ापे में, वो बहुत हमारी ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों से भी इच्छा अगर हम रखें तो आगे जाकर अगर वो बात नहीं माने तो वो बातें दुख देती है। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि एक पिता के रूप में, माता पिता के रूप में हमारा जो कर्तव्य है वो हम नहीं करें। नहीं, माता पिता के रूप में हमारा कर्तव्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको बड़ा करना, पर वो हमें सुख देंगे ये इच्छा रखना मूर्खता है। हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य पूरा करें, वो चाहे पिता का कर्तव्य हो, माँ का कर्तव्य हो, बेटे का कर्तव्य हो, बेटी का कर्तव्य हो, भाई का कर्तव्य हो, बहन का कर्तव्य हो, हम वो ध्यान रखें। फल की इच्छा रखना मूर्खता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं ना। जो बात हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर अकड़ बांध कर बैठना कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होगा भाई। वो जैसा होना है वैसा ही होगा। तुम्हारा काम है केवल अपना 100% दो, यही जीवन जीने का सही तरीका है। गांठ बांध कर बैठोगे कि भाई मैं तो ऐसा ही करके दिखाऊंगा, मैं तो ये करके ही ऐसा ही इसका परिणाम आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तुम्हारा काम है 100% दो, फिर बाकी बातें प्रारब्ध पर छोड़ दो। यानी यहाँ पर पुरुषार्थ का भी उतना ही महत्व है, और बाकी जो कुछ फल है वो भाग्य प्रारब्ध कहकर उन बातों को छोड़ देना चाहिए। वहाँ पर गांठ नहीं बांधनी चाहिए, और यही जीवन जीने का सही तरीका है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो द फ्लैश कहती है, देखिए बेन एफ्लेक का जो कैरेक्टर है बैटमैन का, शुरुआत में फ्लैश से जो कहता है कि हमारे पास्ट में, बचपन में जो बहुत दुखद घटनाएं हुई है, जो कठिनाइयां आई है, उन घटनाओं के कारण ही आज हम जो है वो है। अगर वो घटनाएं नहीं होती हमारे पास्ट में तो आज हम जितने स्ट्रांग है, या फिर आज जो हमारे पास में शक्तियां है, या उन शक्तियों का सही उपयोग, जन कल्याण में उपयोग करने की जो भावना है वो हम में जगती ही नहीं। बराबर ना, स्पाइडरमैन हो, उसके जो अंकल की हत्या हुई थी, या जिसके भी जीवन में कुछ बचपन में कठिनाई आई है, चाहे वो फ्लैश का कैरेक्टर हो या बैटमैन का कैरेक्टर, उसके माता पिता की बैटमैन की मृत्यु हुई थी, तो वो जो कठिन परिस्थितियां हैं उन्होंने उनके व्यक्तित्व को निखारा है। ये बात मैंने सत्संग में, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो सब मेरे गुरुदेव के सत्संग से सुनी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और आपने भी कई बार अपने बुजुर्गों से या कहीं ना कहीं पर किसी संत से ये बात आपने सुनी होगी कि जैसे अग्नि से सोना निखरता है, सोने को अगर हम अग्नि देते हैं भट्टी में तो वो सोना निखरता है और ज़्यादा सोना तपाने से। उसी प्रकार से जीवन में जो कष्ट विघ्न बाधाएं आती है वो हमें और ज़्यादा निखारती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमें और ज़्यादा सही डिसीजन लेने की क्षमता हम में वो जगती है।
कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की, फाइट करने की वो जो प्रतिकार शक्ति है वो हम में जगती है। हम जितने कमज़ोर बने रहते हैं, बस सुविधाओं के गुलाम बने रहते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ हमारे मन के अनुसार होना चाहिए, जितना ये हम गुलाम बने बैठते हैं फिर उतना ही वो लिबरल और वोक वाली माइंडसेट जगती जाती है, छाती कूटने वाली मानसिकता। फिर मन के अनुसार थोड़ा सा नहीं होगा तो भाई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाय रे हाय सिस्टम ऐसा है, हाय रे हाय ये फैमिली सिस्टम ऐसा है, हाय रे हाय ये रीति रिवाज ऐसे हैं, हाय रे हाय ये पेरेंट्स ऐसे हैं, परंपरा ऐसी है, बुजुर्ग ऐसे हैं, समाज ऐसा है। फिर वो छाती कूटने वाली मानसिकता जन्म लेती है। लिबरलिज्म और वोकिज्म यही है, इसी का, इस घिनौनी विचारधारा का ही परिणाम लिबरलिज्म कहा जाता है, वोकिज्म कहा जाता है। लिबरल होना, लिबरलिज्म कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ये दुनिया की सबसे घिनौनी विचारधारा लिबरलिज्म ही है, क्योंकि जीवन का विकास कठिनाइयों से, कष्टों से, रीति रिवाज और परंपराओं का जब हम अपने रूट से जुड़े रहते हैं, जब हम अपने मूल्यों का पालन करते हैं, जिन्हें आप कंजर्वेटिव वैल्यूज कह लीजिए या जो भी आप कहिए, जब हम उनके साथ में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, उसी से हमारा विकास होता है। लिबरल बनने के नाम पर भाई हम तो बहुत प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न है, इन सब बातों से हमें क्या मतलब, उसके परिणाम फिर आगे जाकर उन्हें देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से आप देखिए जितने भी लिबरल्स और वोक्स होते हैं, ज़्यादातर आपको एलिट्स में ही ये मानसिकता दिखाई देगी, क्योंकि बचपन से वो कठिनाइयाँ, वो कष्ट उन्होंने सही नहीं होते। जो कठिनाई और कष्ट सहकर ऊपर उठते हैं ना, वो अमीर बनने के बाद भी अपने रूट से जुड़े हुए होते हैं। पर उनकी अगली जनरेशन से आप देखिए, वो कठिनाई या कष्ट उनको देखने को नहीं मिले हुए थे। और इसी कारण से जितने भी विश्व में जितने सफल लोग हुए हैं ना, उनकी अगली जनरेशन देखिए, वो उनके पूर्वजों के उतने सफल नहीं होते। विश्व के जितने भी सफल लोग हैं उनके उदाहरण आप देख लीजिए, कहीं कहीं पर कोई एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा कि किसी बड़े व्यक्ति का लड़का भी उसके पिता की तरह या दादा की तरह वो नाम कमा पाया है। पर ज़्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो बड़े लोग होते हैं, जो सफल होते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी अगली जनरेशन्स उस लेगेसी को वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं कर पाते जितना उनके पूर्वजों ने किया था। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर अगर उनके पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को वही संस्कार, शिक्षा दी है, उतनी ही कठोरता के साथ में, अनुशासन के साथ में उनका बड़ा किया है, तो उनके भी बचने के चांसेस है। पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स की भी फिर भावना हो जाती है कि भाई हमने कष्ट सहे तो अपने बच्चों को क्यों कष्ट देना। फिर उसी लाड़ प्यार में बड़ा कर वो और ज़्यादा बिगड़ते जाते हैं। और फिर जब हम उन्हीं सुख सुविधाओं में बड़े होते हैं ना, फिर कष्ट सहने की वो प्रवृत्ति रहती नहीं है। फिर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो फिर छाती कूटने की मानसिकता, फिर थोड़ा सा कुछ माता पिता भी बोल दे तो भाई ये मुझे ये करने से कैसे मना कर दिया, ये कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, पेरेंट्स कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, समाज कौन होता है मुझे जज करने वाला। हाँ, एक ही तो जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, जो करना है सो करो, मन में आए जो खाओ पियो मौज करो, फिर ये दूसरे कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, मैं अपने मन के साथ जीऊंगा। ये थर्ड क्लास मेंटेलिटी फिर वो धीरे 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 जगने लग जाती है। देखिए, बात करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर इस विषय में हम चर्चा करते जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर जो बेसिक बात ये फिल्म कहती है वो बहुत सुंदर है। अब जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की जो बेसिक फिलॉसफी आप देखेंगे वो इससे एग्जैक्टली अपोजिट हमें दिखाई देती है। वहाँ पर मिगेल ओहारा भी अच्छी बात समझाने का प्रयास कर रहा था, पर उसको अभी तक तो कम से कम उन्होंने निगेटिव ही दिखाया है। देखते हैं अगले पार्ट में वहाँ पर वो किस कंक्लूजन पर ला करके उस कहानी को लेकर के जाएंगे। पर द फ्लैश की फिलॉसफी मुझे पसंद आई। बाकी जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई है उस पर आपके विचार क्या है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।